हेलो व्यूवर्स, आप सभी का वेलकम है लर्निंग कैफ़े पर। जितने भी लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं जो लाइब्रेरियन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी का वेलकम है लर्निंग कैफ़े पर। आज यूनिट 3 के हम इम्पोर्टेंट और वीवीआई टॉपिक की पे डिस्कस करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम रहेगा INB। INB स्टैंड्स फॉर इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। जो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी है उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। एक एक लाइन को अच्छे से डिफ़ाइन करते हैं। जितनी भी टाइप से क्वेश्चंस लाइब्रेरी के एग्ज़ाम में आ सकता है उन सभी को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। ये कंप्लीट है, अपने आप में कंप्लीट टॉपिक होने जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, ये रहा इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। INB स्टैंड्स फॉर, INB कभी कभी शॉर्ट नेम दे करके और उसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो INB का शॉर्ट नेम फुल फॉर्म याद रखेंगे कि INB, I फॉर इंडियन, N फॉर नेशनल, B फॉर बिब्लियोग्राफी, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी होता है। ठीक है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी होता है INB। ये किस प्रकार की बिब्लियोग्राफी है, तो इसको हम कहेंगे इनुमरेटिव या फिर सिस्टमैटिक बिब्लियोग्राफी। दोनों का मतलब सेम होता है, इनुमरेटिव या फिर सिस्टमैटिक बिब्लियोग्राफी का एग्जाम्पल है। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी जो है ये इनुमरेटिव या फिर सिस्टमैटिक बिब्लियोग्राफी का एग्जाम्पल है। पहला क्वेश्चन, और ये इसमें जितना भी डिस्कस हम करेंगे वो हर एक क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में आ चुका है। ये भी आ चुका है कि मतलब इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी जो है, विच टाइप्स ऑफ इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, द एग्जांपल ऑफ इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी इज़ फॉर ऑब्जेक्टिव देरिया और ABCD करके, और उसमें पूछ लिया तो पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी जो है ये एक इनुमरेटिव या फिर सिस्टमेटिक बिब्लियोग्राफी है। ठीक है, टाइप्स ऑफ बिब्लियोग्राफी की बात नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे वही इसके बाद। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम यूनिक टॉपिक पढ़ रहे हैं इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। चलिए एग्जाम्पल समझ गए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पब्लिकेशन इंक्लूड, मतलब इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी में जो है किस प्रकार की पब्लिकेशन को शामिल किया जाता है। मतलब इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी जो है इसमें किस प्रकार की पब्लिकेशंस को शामिल किया जाता है। मतलब टाइप्स ऑफ पब्लिकेशन इंक्लूड इन इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी इज़ द फर्स्ट इश्यू ऑफ अ पीरियोडिकल। किसी पीरियोडिकल का जो पहला इश्यू होता है उसको इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी में शामिल करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ पब्लिकेशन इंक्लूड समझ गए आप सभी लोग कि इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी में किसी पीरियोडिक, कोई भी पीरियोडिकल है उसका पहला इश्यू जो है शामिल किया जाता है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी में। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी जो है इसका पहला इश्यू, मतलब पहला वॉल्यूम जो है कब आया था, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, इस पर बात करते हैं। तो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी की जो था, जब ये पहली बार जब पब्लिश्ड हुआ तो वो इसकी फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली थी। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, क्वार्टरली। जब ये पहली बार प्रकाशित हुआ तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली थी। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी की फ्रीक्वेंसी मतलब फर्स्ट वॉल्यूम कह लीजिए, फर्स्ट एडिशन कह लीजिए, जब ये पब्लिश्ड हुआ तो उसकी फ्रीक्वेंसी उस समय क्वार्टरली थी। इसको लेकर के कौन आया था, मतलब इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी को ब्राउट आउट बाय सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कलकत्ता। ठीक है, ब्राउट आउट बाय सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता। ठीक है, इसको रिलीज़ किया गया था 15 अगस्त 1958 को। ठीक है, 15 अगस्त 1958 को इसको रिलीज़ किया गया था, यानी इसका पहला वॉल्यूम, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का पहला वॉल्यूम जो था वो 15 अगस्त 1958 को रिलीज़ किया गया। उस समय इसकी फ्रीक्वेंसी जो थी क्वार्टरली थी, और 1964 ईस्वी से जब ये प्रकाशित होना शुरू हुआ तो इसको मंथली कर दिया गया, इसकी फ्रीक्वेंसी मंथली, और करंट में भी क्या है तो मंथली है। ये रहा मंथली। 1964 से इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी की जो फ्रीक्वेंसी है उसको चेंज कर दिया गया और इसको मंथली कर दिया गया, वीकली से मंथली कर दिया गया। जब 1958 में पहला वॉल्यूम आता है वो क्वार्टरली होता है। ठीक है, बट 1964 से ये मंथली प्रकाशित होता है। ठीक है ना, और करंट में भी ये मंथली ही है। ठीक है, करंट पब्लिकेशन जो है इंडिया में, अभी जो वर्तमान में इंडिया में जो ये इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी जो पब्लिश्ड होता है वो 14 लैंग्वेज में, और उसमें इंग्लिश भी शामिल है। ठीक है ना, में प्रकाशित होता है। और ये क्वेश्चन आ चुका है कि इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी जो है करंट में कितनी लैंग्वेज में मतलब पब्लिश्ड होता है, तो 14 लैंग्वेजेस में। ये रहा 14 लैंग्वेजेस में, और इसी 14 लैंग्वेजेस में क्या है तो इंग्लिश भी शामिल है। ठीक है, इंग्लिश भी शामिल है, यानी कि इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी जो है ये 14 लैंग्वेजेस में पब्लिश्ड होता है और जिसमें इंग्लिश भी शामिल है। देखिए, अब इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी में जो एंट्री होती है वो किस
क्लासिफिकेशन के बेस पर एंट्री होता है, ठीक है ना। तो ये याद रखेंगे, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी में जो एंट्री होती है वो डीडीसी के 22nd एडिशन के अकॉर्डिंग इसमें एंट्री होता है। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी में डीडीसी का जो 22nd एडिशन है उसके अकॉर्डिंग जो है एंट्री होता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट हेडिंग के लिए, मतलब इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी में जो सब्जेक्ट हेडिंग होता है उसके लिए हम चयन प्रोसीजर का प्रयोग करते हैं। ये रहा चयन प्रोसीजर का यूज़ करते हैं, ठीक है। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी में एंट्री होती है अकॉर्डिंग टू डीडीसी 22nd एडिशन एंड सब्जेक्ट हेडिंग के लिए हम चयन प्रोसीजर का यूज़ करते हैं, ठीक है। चयन प्रोसीजर को डेवलप किया था डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने 1934 में, ठीक है। चयन प्रोसीजर को किसने डेवलप किया था फॉर सब्जेक्ट हेडिंग? सब्जेक्ट हेडिंग के लिए चयन प्रोसीजर को डेवलप किया था डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने 1934 में। अब बात करते हैं हम इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का पहला जो है कंप्यूटराइज्ड वर्जन कितने ईस्वी में आया था? तो जून 2000 में इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का पहला जो है कंप्यूटराइज्ड वर्जन पब्लिश्ड हुआ था, ठीक है, आया था। मतलब ये जो है जून 2000 ईस्वी में जून 2000, ठीक है ना, फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड INB इंट्रोड्यूस किया गया था। INB का पहला कंप्यूटराइज्ड वर्जन को इंट्रोड्यूस किया गया था जून 2000 में, ठीक है। अब ये जो कंप्यूटराइज्ड इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी है इसमें लिब्सिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया था और GIST टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। जिस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था, ठीक है। जो कंप्यूटराइज्ड इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी है उसमें सॉफ्टवेयर कौन सा लिब्सिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया था और जिस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था, ठीक है। इसके बाद है इसमें जो अरेंज्ड इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी को जो है अरेंज्ड जो किया जाता है वो 2 पार्ट में किया जाता है। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी को अरेंज्ड हम 2 पार्ट में करते हैं, ठीक है, या डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में। पहला होता है जनरल पब्लिकेशन, ठीक है, और दूसरा होता है गवर्नमेंटल, मतलब सरकारी प्रकाशन, ठीक है। एक होता है सामान्य प्रकाशन, दूसरा होता है सरकारी प्रकाशन, यानी कि पहला जनरल पब्लिकेशन एंड सेकंड जो होता है गवर्नमेंटल पब्लिकेशन होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी अरेंज्ड अंडर 2 पार्ट्स, फर्स्ट जनरल पब्लिकेशन एंड सेकंड गवर्नमेंटल पब्लिकेशन, ठीक है। इसमें मैन एंट्री जो होता है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी में मैन एंट्री, अब मैन एंट्री की बात करते हैं कि इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी में मैन एंट्री जो होती है वो रोमन स्क्रिप्ट में होती है। रोमन स्क्रिप्ट सभी को आता होगा, रोमन स्क्रिप्ट इंग्लिश को कहते हैं, इंग्लिश में जो लिखते हैं, ठीक है, बाईं से लेफ्ट टू राइट की ओर, ठीक है। तो रोमन स्क्रिप्ट में लिखते हैं, ठीक है ना, करते हैं। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी में मैन एंट्री जो होता है, मैन एंट्री जो करते हैं वो रोमन स्क्रिप्ट में करते हैं। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी को अरेंज्ड जो करते हैं वो 2 पार्ट में करते हैं, पहला जनरल पब्लिकेशन, सेकंड गवर्नमेंटल पब्लिकेशन, ठीक है। इसमें जो हम एंट्री करते हैं इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी में वो अकॉर्डिंग टू 22nd एडिशन ऑफ DDC, ठीक है। और सब्जेक्ट हेडिंग के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो किसका करते हैं? तो चयन प्रोसीजर का यूज़ करते हैं। चयन प्रोसीजर इज डेवलप्ड बाय SR रंगनाथन इन 1934, ठीक है, फॉर सब्जेक्ट हेडिंग, ठीक है। तो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी ये पूरी के पूरी A to Z है। अब इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी को कहीं से भी किसी भी बुक से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे, ठीक है ना, जो लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है। तो पहला हम बात करते हैं डायमंड सूत्र की। ये डायमंड सूत्र है क्या? डायमंड सूत्र की बात करते हैं तो डायमंड सूत्र जो है ये फर्स्ट नॉन प्रिंटेड बुक यूजिंग ब्लॉक प्रिंटिंग्स था, ठीक है। पहला जो था ये डायमंड सूत्र जो था ये पहला प्रिंटेड बुक था, ठीक है, जिसमें ब्लॉक प्रिंटिंग का प्रयोग किया गया था। ये रहा ब्लॉक प्रिंटिंग, जिसमें ब्लॉक प्रिंटिंग का प्रयोग किया गया था, ठीक है। और इसको डायमंड सूत्र को डेवलप किसने किया था या मेड किसने किया था? मेड बाय चाइनीज़ के द्वारा बनाया गया था, ठीक है ना। डायमंड सूत्र को क्रिएट किया गया था या मेड किया गया था या डेवलप किया गया था चाइनीज़ के द्वारा, ठीक है। ये डायमंड सूत्र जो था ये पहली मतलब बुक थी जिसमें प्रिंटेड थी और ब्लॉक प्रिंटिंग्स का प्रयोग किया गया था। इसके बाद दूसरे फैक्ट की बात करते हैं, फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शन। ये भी एग्जाम में आ चुका है। फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शन जो था क्या था? तो फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शन था पहला जर्नल, विश्व में प्रकाशित होने वाली पहली जर्नल थी फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शन, ठीक है। विश्व में प्रकाशित होने वाली, वर्ल्ड में पब्लिश्ड होने वाली पहली जर्नल थी जिसका नाम था फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शन। और ये प्रकाशित जो हुआ था इंग्लिश लैंग्वेज में हुआ था, यानी पब्लिश जो हुआ था वो इंग्लिश लैंग्वेज में हुआ था।
इसका फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शन का जो पब्लिशर था वो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन था। फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शन का जो पब्लिशर था वो कौन था, तो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन था। फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शन का जो पहला इश्यू था वो कब पब्लिश हुआ था, तो 1665 में, 1665 में। और इसकी फ्रीक्वेंसी जो थी, फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शन की फ्रीक्वेंसी क्या थी, तो मंथली थी, ठीक है, मंथली थी। हाँ, ये अब नेक्स्ट की बात करते हैं, ली जर्नल डेस अस्कावेंस। ली जर्नल डेस अस्कावेंस ये फ्रेंच लैंग्वेज है, ठीक है। इसको इंग्लिश में जर्नल ऑफ लर्नड मैन कहा गया, ठीक है ना, इसको जर्नल ऑफ लर्नड मैन कहा गया। ये भी 1665 में प्रकाशित होती है इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी जो थी, सॉरी, लैंग्वेज जो था इसका फ्रेंच था, ठीक है। जर्नल ऑफ लर्नड मैन प्रकाशित हुआ पहली बार 1665 में। इसमें जो लैंग्वेज प्रयोग किया गया था वो फ्रेंच किया गया था, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो थी, जर्नल ऑफ लर्नड मैन की जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी वीकली, ठीक है। चलिए इफेमेरल लिटरेचर की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, और इफेमेरल लिटरेचर, और ये डायरेक्ट इसका डेफिनेशन पूछता है, ठीक है ना, कि इफेमेरल लिटरेचर क्या होता है। लिटरेचर है लाइब्रेरी साइंस में टॉपिक, ठीक है। तो ये एनी ट्रांजिटरी रिटन और प्रिंटेड, कोई सा भी ट्रांजिटरी जो रिटन और प्रिंटेड है, ठीक है, और जिसको जो है रिट्रीव करने या प्रिजर्व्ड करने के लिए के मकसद से नहीं लिखा जाता, ठीक है ना, और जिसका बहुत कम वैल्यू होता है, उसको हम इफेमेरल लिटरेचर कहते हैं। यानी कि ऐसी कोई ट्रांजिटरी जो रिटन है, प्रिंटेड है, जिसकी बहुत कम वैल्यू है, ठीक है ना, जो स्पेशल नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराई जाती हो, ठीक है, जिसको हम प्रिजर्व नहीं कर सकते, जिसको हम क्या कहते हैं, रिटेंड नहीं कर सकते, तो ऐसे लिटरेचर को हम इफेमेरल लिटरेचर कहते हैं। तो आज का टॉपिक यही हुआ समाप्त। यूनिट 3 रेगुलर आएगा। जितना भी अभी 3-4 जो यूनिट अभी चल रहा है उसको हम रेगुलर डालने की कोशिश कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके उसको डाल रहे हैं। आप लोग रेगुलर कंटिन्यूड वॉच कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग।